दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जिसमें हम राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम पर आधारित प्रमुख प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती और टेट तथा सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि किस राज्य की विधानसभा को देश की पहली कागज रहित यानी पेपरलेस विधानसभा बनने का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उत्तर है दोस्तों नागालैंड की विधानसभा को। देखिए 19 मार्च 2022 को नागालैंड विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित यानी पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। दोस्तों, नागालैंड विधानसभा ने ये उपलब्धि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा कहा जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये जो है इसको पूर्णतः लागू करके ये उपलब्धि प्राप्त की है। और नागालैंड की विधानसभा में 60 सदस्य हैं। 60 सदस्यीय नागालैंड की विधानसभा में प्रत्येक टेबल पर एक टैबलेट या ई बुक को संबद्ध किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो नागालैंड विधानसभा के सदस्य सदन की कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकेंगे, यानी पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक ई गवर्नेंस परियोजना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागालैंड की विधानसभा को देश की पहली कागज रहित या पेपरलेस विधानसभा बनने का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले समुदायों के जीविका में सहयोग करके उनके कल्याण के उपाय के प्रयास किए गए हैं? तो उत्तर है दोस्तों स्माइल योजना। स्माइल का अर्थ होता है मुस्कान। दोस्तों, इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और स्माइल का फुल फॉर्म है आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म स्माइल रखा गया है। और स्माइल योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले कार्य में लोगों के लिए कल्याण के उपाय करना है। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत जो है 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली से की गई है। तो याद रखिएगा स्माइल योजना, इसका उद्देश्य ये आजीविका और उद्यम के लिए जो वंचित व्यक्ति है, यानी ट्रांसजेंडर और भीख मांगने वाले समुदाय, उनके कल्याण के लिए उपाय करना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। दोस्तों देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जिसे 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, ये किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपसे पूछा गया है कि ये मूर्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये मूर्ति 11वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, विचारक और भक्त संत श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। और ये प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रतिमा का उद्घाटन 13 दिवसीय श्री रामानुज सहस्राब्दी समारोह के दौरान किया गया था। और ये जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, ये रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए थे। दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। और इसकी ऊंचाई आप हाइलाइटर के द्वारा देख सकते हैं कि 216 फीट है। और इसके निर्माण में पंचधातु, स्वर्ण,
चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये बैठी हुई मुद्रा में यानी सिटिंग पोस्चर में बनाई गई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाईलैंड में ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। थाईलैंड की प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 302 फीट है, जबकि भारत की ये जो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है ये 216 फीट ऊंची है। तो बैठी हुई मुद्रा में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा, जिसका निर्माण हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और पहली सबसे ऊंची प्रतिमा थाईलैंड की ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में हाल में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, श्रीनगर। श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, श्रीनगर शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में यूनेस्को के शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बताएं कि मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला श्रीनगर भारत का 6वां राज्य है। दोस्तों, जयपुर जो राजस्थान की फैशन नगरी या फैशन राजधानी भी कही जाती है, जयपुर शिल्प और लोक कला क्षेत्र में ही यूनेस्को के जो है शहरों की सूची में शामिल हुआ था। श्रीनगर भी अपने शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में श्रीनगर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो अपनी किस्म का पहला एल्कोहल संग्रहालय देश में कहाँ खोला गया है? उत्तर है दोस्तों गोवा के कैंडोलिम बीच पर। दोस्तों, ये जो है गोवा के कैंडोलिम बीच ये पणजी से 10 किलोमीटर दूर है और इस संग्रहालय में यानी म्यूजियम में शताब्दियों पुराने एल्कोहल के बाटल, ग्लासवेयर और उपकरणों को रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? ऑल अबाउट एल्कोहल म्यूजियम। याद रखिएगा दोस्तों, देश के पहले एल्कोहल म्यूजियम का नाम ऑल अबाउट एल्कोहल म्यूजियम रखा गया है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जानते हैं कि गोवा का कैंडोलिम बीच अपने एल्कोहलिक पेय फेनी के लिए प्रसिद्ध है और गोवा में फेनी का चलन 500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, गोवा में जो निर्मित फेनी है इसको भारत सरकार द्वारा जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो याद रखिएगा दोस्तों, देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय जिसका नाम है ऑल अबाउट एल्कोहल म्यूजियम, ये गोवा के कैंडोलिम बीच के पास खोला गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में किसे मान्यता दिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त जो है रोड कौन सा है या सुरंग कौन सा है? तो देखिए, अटल सुरंग। दोस्तों, अटल सुरंग ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। ये सड़क दोस्तों देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो है इसको जो है अटल सुरंग है और ये हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। ये दोस्तों अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस में शीर्षस्थ और निम्नस्थ राज्य कौन से हैं? दोस्तों देखिए, नीति आयोग जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, ये भारत का नया थिंक टैंक है। योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया है और इसके द्वारा कई जो है सूचकांक जारी किए जाते हैं। इनमें से एक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक है
2019-20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस में दोस्तों शीर्ष पर केरल और सबसे निचले पायदान पर अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश रहा है। तो दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में केरल को प्रथम स्थान और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान यानी 19वां स्थान प्रदान किया गया है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का ये चौथा संस्करण था और देखा जाए तो 2018-19 में प्रदर्शन में सुधार की तुलना की जाए तो सुधार करने वाला जो है अपने प्रदर्शन में सुधार करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन अगर जो हम सभी क्रम की बात करें पूरे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में तो पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर आंध्र प्रदेश और पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस में केरल पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर यानी 19वें स्थान पर जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिसंबर 2021 में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है? तो ये गांव है दोस्तों पोचमपल्ली और पोचमपल्ली ऐतिहासिक गांव है। इसकी ख्याति पहले से ही है क्योंकि यहीं से संत विनोबा भावे ने आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों पोचमपल्ली नलगोंडा जो है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है और इसको विश्व पर्यटन संगठन द्वारा अपनी मीटिंग में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है वर्ष 2021 के लिए। दोस्तों यहाँ के सिल्क साड़ियाँ विख्यात हैं और इनको इकत नामक अनूठी शैली से बुना जाता है। और एक बार फिर से जान लीजिए कि इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 से भूदान आंदोलन चलाया था। तो विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिसंबर 2021 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है उसको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है मध्य प्रदेश में। दोस्तों ये जो बायो CNG प्लांट है 550 टन क्षमता का गोवर्धन प्लांट है और इसको 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। गोवर्धन प्लांट जो है वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन यानी जो कूड़ा कचरा है उससे धन के इनोवेशन की अवधारणा पर इसका निर्माण किया गया है। इसमें गीला कचरा और मवेशियों से प्राप्त जो गोबर है उनको शामिल करके इससे बायोगैस का निर्माण किया जा रहा है, जिससे एक तो इससे दोहरा लाभ है, एक तो जो है कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाएगी और दूसरे उससे जो प्राप्त उप उत्पाद है उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों 550 टन क्षमता का गोवर्धन प्लांट एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है जिसका उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न है शून्य अभियान क्या है? तो नीति आयोग और RMI इंडिया यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा शून्य प्रदूषण आपूर्ति करने वाले वाहनों को बढ़ावा देने और शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया अभियान है जिसको कि शून्य अभियान कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों शून्य अभियान नीति आयोग और RMI इंडिया यानी रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा शून्य प्रदूषण उत्सर्जन करने वाले वाहनों को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शीर्ष रैंक किसकी है? यानी हुरून इंडिया परोपकार सूची में पहले स्थान पर कौन है?
तो देखिए दोस्तों, अजीम प्रेम जी विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष और इन्होंने पिछले वर्ष में सर्वाधिक 9,713 करोड़ रुपए जो है दान में दिए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर शिव नाडार हैं, HCL के संस्थापक। इन्होंने 1,263 करोड़ दान में दिया है। और तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी और उनका परिवार है, जिसने कि 577 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में पहली रैंकिंग अजीम प्रेम जी की है। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष हैं और इन्होंने 9,713 करोड़ रुपए दान दिया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का कीर्तिमान किस रोड ने बनाया है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। देखिए दोस्तों, उमलिंगला दर्रा जो कि 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है, जिसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड का जो है खिताब दिया गया है। ये लद्दाख में स्थित है और इस रोड की लंबाई 52 किलोमीटर है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस जो है ये जो प्रश्न हम बता रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, आपको खोज के बताना है कि प्रोजेक्ट हिमांक क्या है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क का जो है कीर्तिमान उमलिंगला दर्रा रोड के पास है। दोस्तों देखिए, 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य 2017 में किया गया था, शुरू किया गया था। अब ये बनकर तैयार हुआ है। ये 52 किलोमीटर लंबी रोड है और उमलिंगला टाप से होकर गुजरने वाली ये सड़क लद्दाख के चिसुमले और देमचोक गांव को जोड़ती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड इसके पास ये है कि 17,700 फीट की ऊंचाई पर जो सियाचिन ग्लेशियर हमारा है, उससे भी अधिक ऊंचाई पर ये सड़क निर्मित की गई है। दोस्तों, एक अन्य तथ्य ये है, तुलनात्मक तथ्य, कि अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 18,953 फीट ऊंचाई पर जो मोटर योग्य सड़क थी, इसका विश्व रिकॉर्ड बोलीविया की एक सड़क के नाम दर्ज था। लेकिन अब ये भारत में हो गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क या मोटरेबल हाईएस्ट मोटरेबल रोड ये उमलिंग दर्रा लद्दाख में है। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेश क्या है? तो आप जान लीजिए, स्वदेश ये देश द्वारा अपने देश में विकसित दुनिया की पहली बृहद स्तरीय मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है। स्वदेश दोस्तों भारत में विकसित दुनिया की पहली बृहद स्तरीय मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है। इसका विकास जैव प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा द्वारा किया गया है। और स्वदेश एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है जो मस्तिष्क संबंधी विकारों के प्रबंधन के लिए अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए एनालिटिक्स पर आधारित है। तो एक बार फिर से जान लीजिए, स्वदेश दोस्तों देश में विकसित विश्व की पहली बृहद स्तरीय मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है। तो ये था आज का करेंट अफेयर्स। आज की वीडियो में आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित दोस्तों महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को पढ़ा, जो आपके आगामी आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो के दौरान आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रोजेक्ट हिमांक क्या है। इसके बारे में आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।